नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। बता दें कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से रामचरितमानस की तुलना पोटेशियम साइनाइड से की है, उसको लेकर एक बार फिर से अब वो घिरते हुए नजर आ रही है और विपक्ष लगातार उन पर निशाना साध रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने उनके बयान पर करारा पलटवार किया है। भाजपा नेता ने कहा है कि ऐसे लोग शिक्षा मंत्री बनने के योग्य नहीं है। या रामचरितमानस पर टिप्पणी पढ़ लीजिए उनकी, या फिर डॉक्टर लोहिया की टिप्पणी पढ़ लीजिए, किताबें लिख डालें। अच्छी बातें भी है, बहुत अच्छी बातें भी है, लेकिन 55 प्रकार का खाना परोसा गया हो, उसमें थोड़ा पोटेशियम साइनाइड डाल दिया गया हो तो आप खाएंगे। इसलिए मेरी आपत्ति वहां है और रहेगी जीवन भर में। जो पोटेशियम साइनाइड टाइप का कुछ चीज है ग्रंथों के अंदर, मैंने कहा तो जिनवा पर 10 करोड़, मोहन भागवत कहा तो फिर पर 10 रुपया को ने रखा, कुछ बात नहीं। और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे लगता है कि हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने की सफल कोशिश कर रहा है। वहीं सनातन पर हो रहे लगातार विवादित बयान पर भी बोलते हुए कहा कि सनातन को कोई कमजोर नहीं कर सकता। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उसकी अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का सफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बातें कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से। यह अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमजोर पड़ सकता है और ना उसे कोई कमजोर कर सकता है। ये सनातन जो है आदि है, वर्तमान है और भविष्य। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। अनुराग ठाकुर ने राजस्थान सरकार पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद पार्टी राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कर राम राज्य स्थापित करेगी। मोदी सरकार में हमने लगातार कहा सबका साथ, सबका साथ। जब 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बना कर दिए, 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा दी, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में दिया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया। और हमने कभी ये नहीं कहा कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई। हमने कहा सबका साथ, सबका साथ, सबको एक नजर से देखकर सबका विकास किया है। और जब अब राजस्थान में हम आएंगे, राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, महिला अपराध मुक्त करेंगे, खनन माफिया मुक्त करेंगे, पेपर लीक मुक्त करेंगे, जंगल राज मुक्त करेंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। सीधे चलेंगे लखनऊ, जहां इंडियन स्टील एसोसिएशन के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। तो कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, जहां की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ये भी आप तक पहुंचाएंगे और ये आपको बताएंगे भी। लेकिन इस वक्त की तस्वीरें ये बयां करती है कि ये स्टील एसोसिएशन की कंपनी का कार्यक्रम है जिसमें वो पहुंचे हैं और काफी महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है जिसमें यहाँ पे सूबे के मुखिया द्वारा शिरकत किया गया है और कई अहम सौगात जो है इसके साथ अब देखने को मिल सकता है। बता दें, लखनऊ में ISA स्टील इंफ्राबिल्ड समिट 2023 को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का
बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि देश की आबादी का हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को हमने प्रदेश के पूर्वी अंचल से जोड़ने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से अगर किसी को लखनऊ से पटना जाना हो तो वह मात्र 5 घंटे में, यानी कि सिर्फ 5 घंटे में लखनऊ से पटना जा सकता है। दिल्ली से पटना की दूरी 9 से 10 घंटे में तय की जा सकती है। दिल्ली से पटना को जोड़ने से 3 राजधानी मिल रही है, देश की राजधानी उत्तर प्रदेश की और बिहार की, यानी कि 3 राजधानी को मिलाने का प्रयास जो है अब किया जा रहा है। देश की राजधानी उत्तर प्रदेश के लखनऊ की भी यहाँ पे मुलाकात होने वाली है और बिहार की राजधानी से सीधे यानी कि पटना से जोड़ने वाले हैं। दिल्ली तक भी जा सकती है, यानी कि लखनऊ, पटना और दिल्ली तक एक्सप्रेसवे जा रही है। तो ISA स्टील इंफ्रा बिल्ड समिट 2023 से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समिट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह ही हो चुकी थी। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और अपना संबोधन दे रहे हैं। संबोधन देते हुए काफी महत्वपूर्ण बातें उनकी तरफ से कही गई है। उन्होंने कहा है कि देश की आबादी का हर 5वां व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और ऐसे में वो यहाँ पे विकास किस तरीके से हो रहा है, क्या उपलब्धियां है, इसको गिनवा रहे हैं इस समिट के दौरान। प्रदेश की राजधानी लखनऊ को हमने प्रदेश के पूर्वी अंचल से जोड़ने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अगर किसी को लखनऊ से पटना जाना होता है तो वो सिर्फ 5 घंटे में ये दूरी को तय कर सकता है, यानी कि लखनऊ से अगर पटना किसी को जाना है तो सिर्फ उसके लिए 5 घंटे लगते हैं और एक्सप्रेसवे के कारण ये टाइम जो है ये निर्धारित हो पाई है। इसी के साथ उन्होंने आगे कहा है कि दिल्ली से पटना की दूरी 9 से 10 घंटे में तय की जा सकती है। तो लखनऊ से आप पटना 5 घंटे में जा सकते हैं और फिर पटना से दिल्ली की दूरी 9 से 10 घंटे में आप तय कर सकते हैं। तीनों राजधानी को जोड़ने के लिए कुल यहाँ की बात की जाए तो तकरीबन 15 से 16 घंटे आपको लग जाएंगे पूरे सफर के लिए। ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कह दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की 3 राजधानी को जोड़ने के लिए ये काफी महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे है। तो कई ऐसे शिरकत कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ आगे भी जाएंगे। फिलहाल की तस्वीरें बयां करती है कि किस तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेसवे की सौगात जो मिली है उसकी उपलब्धियां भी सीएम योगी आदित्यनाथ गिनवा रही हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से सीएम योगी कह रही हैं कि क्या क्या विकास यहाँ पे उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। सबसे जरूरी हो जाता है ट्रैवल और उसमें जितना टाइम लगता है, क्योंकि आजकल टाइम काफी कम लोगों के पास है और ऐसे में अगर निर्धारित वक्त यहाँ पे तय किया जाता है तो उससे लोगों को काफी फायदा पहुंचेगा और खासकर ये एक्सप्रेसवे जिसकी सौगात मिल चुकी है, जिसमें यात्रा करना काफी सुगम हो जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। वहां पे सिर्फ आप लखनऊ से पटना यानी कि यूपी की राजधानी से बिहार की राजधानी में जाने में आपको सिर्फ 5 घंटे लगेगा। उसके बाद आप पटना से देश की राजधानी दिल्ली में जाने के लिए 9 से 10 घंटे का सफर तय कर सकेंगे। ये पूरा शेड्यूल है, ये पूरा टाइम टेबल है जो यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं, उपलब्धियां बता रहे हैं और ये बताते हैं कि किस तरीके से पिछले इन सालों में जब से यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है तो क्या क्या उपलब्धियां यहाँ पे हासिल की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यहाँ पे लगातार विकास हो रहा है, ये उनकी तरफ से साफ तौर पे कहना है। और चूंकि ये इंडियन स्टील एसोसिएशन का कार्यक्रम है, पूरा कार्यक्रम उनकी तरफ से आयोजित किया गया है और कार्यक्रम 10:15 बजे से ही शुरू हो गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे शिरकत की, कार्यक्रम में धीरे धीरे आगे का रुख कर लिया है और अभी इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ उपलब्धियां गिनवा रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से यूपी कितना विकास कर रहा है और आगे आने वाले समय में कितने विकास की उसको और ज्यादा जरूरत है। चाहे मेट्रो की सुविधा की बात कर ली जाए या फिर यातायात की बात कर ली जाए, सुरक्षा की बात कर ली जाए, तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ ब्रीफिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, उपलब्धियां गिनाते हुए नजर आ रही हैं और यही कारण है कि एक के बाद एक कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी की उपलब्धियां गिनवाते रहते हैं। तो इंडियन स्टील एसोसिएशन का कार्यक्रम लखनऊ के ताज होटल में रखा गया है। आयोजन काफी दिनों से चल रहा था और आखिरकार वो पाला गया है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत किया है। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, जहां की सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में गए हैं, शिरकत करने के लिए उपलब्धियां वो गिनवा रहे हैं और ये उपलब्धियां बताती है कि यूपी किस तरीके से कार्य कर रहा है और यहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में सारे कार्य धीरे धीरे हो रहे हैं। और असम के सीएम हेमंत विश्वा शर्मा ने विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा बनाए गए गठबंधन का मकसद सनातन के खिलाफ काम करना है। आगामी लोकसभा चुनाव सभ्यता की लड़ाई होगी। भारत के लोग सनातन को सुरक्षित रखेंगे। देखिए, पूरा ये जो विपक्ष का अलायंस हुआ है, इसका जो असली मकसद है ये भारत का हिंदुत्व को वीक करना और सनातन के खिलाफ काम करना। तो ये पूरा अलायंस का जो मकसद है, ये मकसद ही हमारा सभ्यता और संस्कृति को बर्बाद कर देना। तो इसीलिए अगली जो लोकसभा चुनाव होगा, ये सिविलाइजेशनल का फाइट होगा, सभ्यता का फाइट होगा और हमारा भारत का लोग सनातन को सुरक्षित रखेगा। और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी सीजनल हिंदू है। जैसे चुनाव आता है तो वैसे जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी को अपना गोत्र ध्यान में आ गया, लेकिन दुनिया इस बात को अच्छे से समझती है कि राहुल गांधी जिस वंश के हैं वो वंश इंदिरा गांधी के फिरोज खान के द्वारा ही शुरुआत की गई है। इसलिए सारा देश इस बात को जानता है और उपहास भी उड़ाता है। जहां तक सनातन धर्म का विषय है तो सनातन धर्म सनातन इसको समाप्त करने वाला कोई व्यक्ति अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ है। सीजनल हिंदू हैं, जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। अब राहुल गांधी को अपना गोत्र ध्यान में आ गया, लेकिन दुनिया तो इस बात को अच्छे से समझती है ना कि राहुल गांधी जिस वंश के हैं वो वंश जो है इंदिरा गांधी और फिरोज खान के द्वारा ही शुरू होता है। इसलिए सारा देश इस बात को जानता है, उपहास भी उड़ाता है। जहां तक सनातन धर्म वाला विषय है तो सनातन धर्म सनातन है, अनंत है। इसको समाप्त करने वाला कोई व्यक्ति अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर अनेक कार्यक्रम आयोजित कर रही है। बता दें, वो इस बीच केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ऐसे ही कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मेरा देश मेरी माटी ये कार्यक्रम जन आंदोलन बन गया है। देश के कोने कोने से करोड़ों लोग इसमें हिस्सा लेने आ रहे हैं। देश के हर घर में मिट्टी को लेकर उनकी जन्मस्थानों तक पहुंचाया जा रहा है, जिन नायकों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। भारत सरकार की ओर से एक जन अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, जब हमारी देश की अमृत महोत्सव हमने पूरा सफलता के साथ उसको समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, तब देश भर के जितने सारे हमारे महापुरुष हैं, महापुरुष यानी जिनकी बलिदान से, जिनकी त्याग से, जिनकी तपस्या से, जिनकी पुरुषार्थ से ये देश आज यहाँ तक पहुंची है, ये कृतज्ञ देश इन सभी को नमन करे, सबको श्रद्धा सुमन अर्पित करे। इसलिए उनकी जन्मस्थान से भारत की सभी घरों से माटी संग्रह की अभियान शुरू किया गया है। मेरा देश मेरा माटी, इस कार्यक्रम आज देश भर में एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। देश की कोने कोने से करोड़ों संख्या में नागरिक इसमें योगदान कर रहे हैं। देश की हर एक घर से मिट्टी आ रहा है, देश के हर एक बलिदानियों की जन्मस्थान पे पहुंचा जा रहे मिट्टी संग्रह के लिए। इसी श्रृंखला में मेरे को आज सौभाग्य मिला, मैं कोलकाता की इस महत्वपूर्ण पवित्र स्थान योगी श्री अरविंद जी की जन्मस्थान पे पहुंचा हूं। देश इकट्ठा हो रहा है। जब देश की आज चौमुखी प्रशंसा हो रही है, चंद्रयान की सफल प्रयोग हो या आदित्य एल1 की सफल लॉन्चिंग हो या G20 जैसे वैश्विक मंच भारत के नेतृत्व में इन दिनों में जो दुनिया कर नहीं पाया था उसको भारत ने करके दिखाया। इस गौरवमय क्षण में
आज हम सब लोग मेरा देश मेरा माटी कार्यक्रम को, इस जन आंदोलन को और तेजी दें। मैं सभी को आह्वान करता हूं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और हरियाणा के नूंह जिले में 31 जुलाई को हुई हिंसा मामले में पुलिस ने कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी से बचने के लिए खान ने मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर गुरुवार को सुनवाई हुई थी। याचिका में मामन खान ने कोर्ट से राज्य सरकार को एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करने का निर्देश देने की मांग की। कांग्रेस विधायक मामन खान ने मांग की थी कि एसआईटी में पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी शामिल हो और नूंह हिंसा की घटनाओं से संबंधित मामलों को एसआईटी को स्थानांतरित किया जाए। तो नूंह में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर मामन खान पे लगातार गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी और आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई है। इससे पहले भी वो गए थे, कोर्ट का रुख उनकी तरफ से किया गया था और उनकी तरफ से कहा गया था कि एसआईटी की टीम का गठन करें और उसके बाद ही ये करे कि क्या आगे करना है और एसआईटी की टीम को ही ये पूरा मामला जो है वो ट्रांसफर करे। लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे क्या कुछ होने वाला है वो जानकारी भी आप तक पहुंचा देंगे। नूंह हिंसा की तस्वीर पूरे देश में देखी थी कि किस तरीके से यहाँ पे कितने लोगों की जान गई थी और कितने लोगों के घर यहाँ पे जले थे, गाड़ियां तक फूंक दी गई थी और हर तरफ से सन्नाटा फैला हुआ था। और ये वो हिंसा बयां कर रही थी कि यहाँ पे कुछ भड़काऊ यहाँ पे लोग भी थे, उनमें से एक नाम मामन खान का भी था। और हापुड़ में लाठीचार्ज के खिलाफ 13 दिनों से चली आ रही वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई है। वकीलों ने शुक्रवार से काम पर लौटने का फैसला किया है। यह फैसला सरकार की तरफ से अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के कमेटी के गठन के बाद किया गया है। वहीं वकीलों की सभी मांगों को मान लिया गया है। हापुड़ की एएसपी और सीओ का ट्रांसफर होगा और लाठीचार्ज के दोषी इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया जाएगा। हालांकि डीएम का ट्रांसफर नहीं होगा, इसका भी खासा ख्याल रखा गया है। कहा गया है कि लाठीचार्ज के वक्त एसपी जिले में मौजूद नहीं थे, इसलिए उनका भी ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही आंदोलन के दौरान जितने भी मुकदमे अधिवक्ताओं पर लगाए गए थे उन्हें वापस लेने का भी सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है। और राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटू गुरुवार को कोलायत विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, जहां वो रानासर गांव के हरि केंकड़ी धाम ट्रस्ट द्वारा आयोजित जाब भाणी साहित्य पुरस्कार कार्यक्रम में पहुंचे हैं, जहां ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह ने राजकीय सेवा में चयन होने वाले विभिन्न प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। ऊर्जा मंत्री ने उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली और आधारभूत सुविधाओं की जानकारी देते हुए भी काफी कुछ कहा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी ने उस टैक्स को कम करने के लोगों को राहत दी है जिन राज्यों में कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन का शासन है। वहां राज्य कर यानी कि वैट बढ़ा दिया गया है। राजस्थान में हालत यह है कि आसपास के राज्यों के साथ 12-15 रुपए का अंतर है। सवाल पूछे, केंद्र सरकार ने टैक्सेस में कम करके नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता को राहत दी, एक नहीं 2 बार किया। और उल्टा जहां कांग्रेस शासित राज्य है और जहां ये घमंडिया गठबंधन की सरकारें इंडिया लाइन्स, वहां पर स्थानीय टैक्सेस को बढ़ाया गया। और राजस्थान में तो हालत है कि 7 लगते राज्यों के साथ कई जगह तो 12-12 रुपए का अंतर है, कई जगह 15 रुपए, कई जगह उससे। तो अपने आप में दिखाता है कि राजस्थान के लोगों को ज्यादा भुगतान करना पड़ रहा है, महंगाई झेलनी। और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूपी की सीतापुर में आजम खान के करीबी एमएफ जैदी के ठिकानों पर दूसरे दिन भी आईटी की रेड लगातार जारी है। इनकम टैक्स की टीम को इस ऑपरेशन के दौरान कई दस्तावेज भी मिले हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान पर आयकर विभाग की छापेमारी कल से लगातार जारी है। करीब 30 घंटे से ज्यादा का समय हो गया और आजम के अलग अलग ठिकानों पर आयकर का एक्शन लगातार जारी है। अली जोहर ट्रस्ट को लेकर हो रहे एक्शन में मेरठ से लेकर देहरादून,
नोएडा तक टीम जमी हुई है। आजम खान के जौहर अली ट्रस्ट को लेकर चल रही छापेमारी के क्रम में इनकम टैक्स की एक टीम सहारनपुर भी कल डेरा डाले हुए है। सीपी गोयल एंड कंपनी के प्रतिष्ठान पर कल आयकर विभाग की टीम ने दिल्ली रोड पर दस्तावेज खंगाले थे। आज बताया जा रहा है कि टीम सीए के चिलकना रोड स्थित न्यू सम्राट विक्रम कॉलोनी आवास पर पहुंच गई है। रामपुर में आजम खान के घर आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। लगातार आयकर विभाग की 40 टीमें जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। इसके साथ ही आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और चमरौआ विधायक नसीर अहमद खान के यहाँ भी लगातार छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की टीम ने नोएडा, देहरादून और बरेली के अधिकारी मौजूद हैं। कोई भी मीडिया कर्मी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरठ में 24 घंटे से भी ज्यादा समय भी आयकर विभाग की टीम ने रिटायर्ड इंजीनियर के घर पर छापे की कार्रवाई लगातार जारी है। आयकर विभाग की टीम के नए इंजीनियर के घर से तमाम दस्तावेज, लैपटॉप कब्जे में ले लिए हैं। किराएदारों, नौकरों से भी पूछताछ लगातार जारी है। नौकरों से मिली जानकारी से बाद स्थानों में से महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। जहां एक तरफ अखिलेश यादव इसको लेकर बदले की भावना की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और उनकी पूरी कोशिश है कि आजम खान साहब की जो छवि है उसको धूमिल करने का प्रयास वो कर रही है। केंद्र की एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है और निश्चित तौर पे आप कहना चाहता हूँ माननीय आजम खान साहब का दोष केवल इतना है कि उन्होंने बच्चों की बेहतरी भविष्य के लिए विश्वविद्यालय बनाया। पूरे बच्चों के भविष्य के लिए शिक्षा को एक हथियार देने की कोशिश उन्होंने करी और इसी कोशिश का अंजाम ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी उनकी छवि धूमिल करके उनको विभिन्न प्रकार के फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश करी गई। हालांकि हमें माननीय न्यायालय पर पूरा विश्वास है और माननीय न्यायालय के द्वारा माननीय आजम खान साहब को बार बार इन तरह के फर्जी मुकदमों से राहत देने का काम माननीय न्यायालय ने करा। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी जब से इंडिया का गठबंधन बन रहा है तब से वो घबराई हुई है, विचलित है और घोसी की हार ने उनका जो दिमागी संतुलन है उसको खराब करने का काम करा। आजम खान साहब के साथ हो रहा है, इसमें सरकार का क्या लेना देना है? आप ये बताइए कि विपक्ष कहता है सरकार की मंशा है कि घोसी का चुनाव हारने के बाद ये बदले की भावना से हो रहा है। ऐसा नहीं है। जो जांच हो रही है ये जांच के लिए पर्याप्त सबूत हैं डिपार्टमेंट के पास और डिपार्टमेंट अपनी जांच कर रहा है। तो इसको अगर ये विपक्ष कोई तूल दें तो इसका कोई मतलब निकलता नहीं है और ये तो निष्पक्ष जांच होगी। अगर इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो लोग निर्दोष हैं उनको छोड़ दिया जाएगा। आजम खान के यहाँ जिस तरीके से इनकम टैक्स की रेड पड़ी है, इससे पहले भी विपक्षी नेताओं के यहाँ छापे पड़ते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं के यहाँ पड़े और उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख चैनल के जो डायरेक्टर्स थे उनके यहाँ भी पड़े। जो भी व्यक्ति वर्तमान लोक सत्ता जिस तरीके से काम कर रही है उसमें लगता है कि जो भी संस्थान, व्यक्ति या पार्टी सरकार के खिलाफ जाएगी उसके यहाँ ये सब होना तय है, उसके लिए उसको तैयार रहना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने इस कार्रवाई को गलत बताया है और कहा कि घोसी हारने के बाद बीजेपी घबराई हुई है और इस प्रकार की कार्रवाई को लगातार करती जा रही है। अब देखते हैं इस रेड से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, देखते रहिए इंडिया वॉइस।